बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज़ के तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है जनाब, और हमारा और आपका साथ रहने वाला है 2 घंटे। और 2 घंटे आपको पता है, जब दिन का आगाज़ होता है तो सुबह आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस बात को मेक श्योर करेंगे और अपने मेहमानों के साथ ऐसी गुफ्तगू करेंगे, किचन के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें बनेंगी वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे आज के मेहमान भी बड़े स्पेशल हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं कि वो सियासत से हटकर, अपनी शायरी से हटकर या अपनी जो एक्टिंग से हटकर क्या क्या करते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं, सब पे गुफ्तगू होगी। और पब्लिक न्यूज़ ऑब्वियसली मेरे लिए ये कल आपसे मेरा तारुफ हुआ था इस स्क्रीन के ऊपर, आज दोबारा से मैंने स्क्रीन को संभाला है और यही कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छी और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हो, कुछ ईद की खुशियाँ हम भी आपके साथ मिलकर मनाएं और आपको भी अच्छा लगे कि जब आप सुबह उठें ईद के रोज़ तो आपको कुछ अच्छी और प्यारी बातें सुनने को मिले हमारे मेहमानों से। विदाउट एनी फर्दर डिले जी, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, दो के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सियासत के बड़ा जाना माना नाम है, अपनी बेबाक तज्जियों से, बयानात से ये खबरों की जीनत बने रहते हैं और ये खूब फन जानते हैं कि खबरों में कैसे रहना है और कैसे किसी सियासतदान या पार्टी को टफ टाइम देना है। समझ तो आप गए होंगे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और पब्लिक न्यूज़ की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। इसके साथ साथ जी शायरी का तड़का भी होगा। आपको पता है शायरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके मूड पे, आपके मिजाज पे बड़ा गहरा असर डालती है, और जब मजाक का अंसर हो जाए शायरी के अंदर तो वो और भी ज़बरदस्त हो जाती है। सैयद सलमान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और बड़ा अल्लाह का करम है और पूरी मिल्लत इस्लामिया को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा जी, शायरी की बात हो रही है तो आज हमारे पास नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए भी एक शायर मौजूद है, और कैसी शायरी करते हैं तो आप सब जानते हैं। जिन नौजवानों को शायरी से लगाव है या वो सुनते हैं या पसंद करते हैं, इनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। रहमान फारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको बहुत ईद मुबारक, और आपके पब्लिक चैनल की तवसत से तमाम मिल्लत इस्लामिया को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। लो जी, हमें तो इन्होंने बूढ़ा बना दिया जी के नौजवानों नहीं, आपका तो मजाक वैसे ही बड़ा जो कह लें दिल से जवान होते हैं, हम आपको क्यों बुरा बनाएंगे? दिल से जवान होना चाहिए इंसान। अच्छा जी फयाज साहब, वैसे तो आपकी ईदें मुख्तलिफ होती हैं, ज़ाहिर है सियासतदान पूरा टाइम पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव होता है, सारा कुछ होता है। देखिए, हमारा तो आगाज़ भी और अंजाम भी जो है ना वो सियासतदान का आगाज़ और अंजाम, आप तो अंजाम तक ही पहुंच गए। चाहे ईद हो चाहे ईद ना हो, अवाम होती है, अवाम से शुरू होता है, अवाम से खत्म होता है। तो अवाम से डर भी लगता है। देखिए, ईद वाले दिन सियासतदान जो है, चाहे इलेक्टेड है नॉन इलेक्टेड है, उसने गमियों में जाना होता है। उसने जो लेटेस्ट फोतियाँ हुई होती हैं उनके घरों में दुआ के लिए जाना होता है, अपने वोटर्स सपोर्टर्स अजीज़ व कारब। और सियासतदान की ज़िंदगी थोड़ी मुख्तलिफ होती है ईद के हवाले से, बाकी पब्लिक की थोड़ी मुख्तलिफ होती है। कुछ चीज़ें आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है ना, लेकिन सियासतदान थोड़ा सा डिफरेंट मोड में जो है ना अपनी। और आजकल मुझे लगता है सियासतदान जितने चैलेंजेस का शिकार हैं तो और भी मुख्तलिफ हो गई है ईदें इनकी। नहीं, हमेशा इसी तरह ही होता है, इसी तरह ही होता है। ये मतलब सियासत ईद में ना, ईद के हवाले से सियासतदान को आप इस तरह कैटेगराइज कर सकती हैं कि एक होता है कि इक़्तिदार के दौर के सियासतदान, हाँ। एक होता है अपोजिशन का दौर। तो अभी कैसा गुजर रहा है? तो अभी थोड़ा सा सुकून में है ना, क्योंकि अभी इक़्तिदार में नहीं है। तो इक़्तिदार में हो तो ज़्यादा रश होता है, दूसरों को बेसुकून करके सही रहता है ऑपोजिशन में। नहीं, तो इसमें बेसुकूनी वाली बात तो नहीं होती, लेकिन उसका मोड मुख्तलिफ होता है। ज़बरदस्त। उसमें ईद का जो अंदाज और स्टाइल होता है, पब्लिक का रश ज़्यादा होता है, आपके ऑफिस में भी, आपके घर के हवाले से भी। लेकिन जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा कम हो जाता है। ज़बरदस्त। वैसे मैंने बिल्कुल नौजवानों की नुमाइंदगी पे बात की थी, पर मैंने आपको बूढ़ा नहीं कहा था, तो अब आपने ये मैं क्लियर करती चलूँ ऐसे ही ना, तो कुछ आगाज कुछ अच्छे से पहले मैं इसी बात से कर लेते हैं आगाज के। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया। बहुत अच्छा। और ईद के दिन तो ज़्यादा चंचलपन जाहिर करती हैं ना ख्वातीन। अब इसके बाद क्या उसे, आप ये ना कहिएगा मुझे कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच, बढ़िया। बिल्कुल ही नहीं समझा। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों,
जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, क्या बात है। सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह बहुत अच्छे, क्या कहना। बड़े मौके की मुनासबत से आपने बोला, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी ईद कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, चूँकि मैं घर में अब बड़ा हूँ, वालिद साहब के बाद वालदा भी चली गई, तो छोटे बहन भाई बच्चे बच्चे उनके आते जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दोस्त अहबाब आते हैं, फिर खाबे खूबे खाने होते हैं, चलने होते हैं, फिर शाम को कहीं घूमने के लिए भी प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आता है जब भांजे भांजियाँ भतीजे भतीजियाँ ये जब आते हैं ना, और इस शौक़ में आते हैं कि बड़े अब्बू से ईदी मिलेगी। तो फिर आपको मजा आता है जब ईदी देते हैं? हाँ, जब हम लेते थे तो मज़ा आता था, अब देने में मज़ा आता है, जबरदस्त। तो ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, वाह। हमने सोचा जप्फियों पर ही गुजारा कीजिए, बच्चे बोले जप्फियों को पप्पियों को छोड़िए, बच्चे बोले जप्फियों को पप्पियों को छोड़िए, ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए, हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतने रुपए, बच्चे बोले IMF से मदद ले लीजिए लेकिन ईदी जरूर दीजिए। ठीक हो गया, जबरदस्त। IMF से मदद ले लीजिए। भाई साहब, आपकी ईद मुख्तलिफ होती है, सेम होती है जैसे बचपन में होती थी, क्या चेंज फील होता है? देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि जो फेस्टिविटी, त्यौहार या जश्न है, इस तरह के तमाम ओकेजन्स, चाहे वो ईद उल फितर हो, चाहे वो ईद कुर्बान हो, उसमें जो असल रूह है और तासीर वो बच्चों की खुशियाँ डालती हैं। बच्चे और ख़वातीन जो रंग बरंग सजे सजावट से, तज़ीन से बिल्कुल लदे फंदे और अपनी गुड़ियाओं में और अपने खिलौनों में खेलते हुए, ईदी का इंतज़ार करते हुए, और कुछ लोग ईदी देते और कुछ लोग ईदी लेते हुए, हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पे मुसलमान मुआशरे में, दोनों ईदैन जो हैं उनका त्यौहार एक ख़ास तरह की फेस्टिविटी लेकर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ईद बचपन की होती है और बच्चे बड़ों की खुशियाँ, बड़े बच्चों की खुशियाँ देखकर उनमें खुश रहते हैं। वाह वाह। तो ये वाली ईद तो ख़ास तौर पे 30 दिन के और या 29 दिन के इंतज़ार तवील के बाद और बहुत बड़े सब्र के बाद आती है, तो इसलिए इसका मज़ा ज़्यादा आता है। और एक जो ईद उल फितर के अंदर तजस्सुस होता है ना कि कल होगी या नहीं होगी, उसका बहुत मज़ा है। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि आप रात को ईद की शॉपिंग कर चुके होते हैं और अगला रोज़ा अनाउंस हो जाता है और आप फिर दोबारा रात 12 बजे तरावी पढ़ रहे होते हैं। ऐसा भी हमने देखा। ये तो हमने ईदें मुख्तलिफ होती हुई देखी है एक मुल्क में। हालांकि मैंने एक हल बताया था इनको कि ये ईद जो है ना एक होनी चाहिए, और बड़ी दफ़ा मैंने चैनलों पर भी कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादातर निशाद कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं, चांद अपनी आँख से देखा है पेशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है। क्या कह रहे? ये बुजुर्ग है जिनको आपने कहा, ये सबसे ज्यादा जवान है। हम सबसे ज्यादा जवान। समझ लिया अपने आप को। तो जॉन साहब, ये जो एक ईद का मामला है, ये बड़ा मजाक भी बनता है कि आप एक मुल्क में रहते हैं, सारा कुछ एक हो रहा है, तो फिर ये ईदें मुख्तलिफ क्यों हो जाती है? बहरहाल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसमें एका होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है इसके ऊपर जो है ना एका नहीं होता। अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से चलें तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हम इसको मजहबी या इलाकाई या कहें कि अकीदे के हवाले से कि वो फ़लाँ मकतबा फ़िक्र के लोग पेशावर में बैठ के देख रहे हैं तो वो कुछ हो रहा है, कराची के बैठे हुए कुछ हो रहा है, अगर इससे हट के प्योर साइंस और टेक्नोलॉजी उसकी बेस के ऊपर अगर हम करेंगे तो ये सॉर्ट आउट हो सकता है। इस मुल्क में बड़ा मुश्किल होता है, वैसे सियासत के अंदर भी इत्तेफाक नहीं रहता है। तो अभी ईद का त्यौहार है, आपके बहुत सारे पुराने साथी जेलों में भी ईद मना रहे हैं, कुछ का नहीं उस तरह से, तो कैसी, अगर ईद के त्यौहार के ऊपर किसी को ईद मिलने का दिल करे जो जेल में हो, किसको मिलेगी?
अच्छा मैं ना ये आपने सवाल तीसरा मेरा ख्याल शो है मेरा ईद शो। नहीं तो आप मेरा शो बाकी छोड़ दें, आप मेरे शो पे सुने, उसमें तीनों में मैं ये बात कह चुका हूँ, तीनों में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाँ आप किस सियासतदान को ईद के मौके पे क्या तोहफा देना चाहेंगे या क्या मिलना चाहेंगे। सुने ना, तो मैंने बाकी दोनों में भी ये कहा, आपके शो में भी ये कह देता हूँ कि क्योंकि मैं रेगुलर अपने घर में हर 15 दिन बाद देसी घी खुद बनाता हूँ, ठीक है ना जी। तो एक जेल के कैदी अडयाला में हैं जिनको देसी घी में देसी मुर्गी बड़ी पसंद है, तो जनाब मैं ईद वाले दिन उनको अपने हाथों से निकाले हुए देसी घी में देसी मुर्गी बना के मैं भेज देता हूँ। देसी वो अलग बात है, अब उसमें ये ना समझ बैठें कि इसमें जहर है, ठीक है नहीं मतलब अब ये खा ले, ठीक है? वो तो आपको शक है कि वो ये कह देंगे? मतलब वो तो हर चीज में से निकाल रहे हैं ना जहर। क्या कहने, इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? इसी पे कुछ अता जी कीजिए मैं ना। कुछ आपकी इजाज़त से फयाज भाई एक तो शेर हैं ईद के हवाले से कि ईद फीकी लग रही है, इश्क की तासीर भेज। वाह वाह वाह, क्या मिसरा ईद है। फीकी लग रही है, इश्क की तासीर इश्क की भेज। तासीर भेज, आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज। हाय 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 हाय, अल्लाह वाह। आ गले मिल या लिबासे ईद में तस्वीर भेज, तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद। क्या तेरी खुशबू और खनक मैं खत से कर लूंगा कशीद, वाह, चूड़ियों वाले हिनाई हाथ की तहरीर भेज। तहरीर क्या भेज, बात है। वाह वाह। चूड़ियों वाले हिना। और फयाज भाई ये शेर देखिएगा कि देख कर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे, देख कर वीरान गलियां खौफ आता है मुझे, ए खुदा कोई गदागर या कोई राहगीर भेज, और मेरी आंखों को न दे आधी अधूरी बख्शिशें, ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर भेज। वाह वाह। ख्वाब वापस छीन ले या ख्वाब की ताबीर भेज। और ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, हाय हाय। ईद का तोहफा ये कहकर उसने वापस कर दिया, मेरे पैरों के लिए पायल नहीं जंजीर भेज। तहरीर भेज। वाह वाह वाह। और इसका मक्ता देखिएगा कि हाय हाय। इसका मक्ता देखिएगा कि दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, दूसरे मिसरे के गहरे राज वो को मिसरा भी आएगा। दूसरे मिसरे के गहरे राज को फारिस न खोल, इस गजल को चुपके वादी कश्मीर हाय भेज। हाय, वाह वाह वाह। थैंक यू। क्या बहुत बात है, खूबसूरत। सुभान भाई अल्लाह। साहब वैसे तो मैंने जैसे आगाज में भी कहा था कि बहुत सारे यंगस्टर्स अब शायरी के अंदर इंटरेस्ट लेते भी हैं, इन्हें जी। पसंद भी है। आपने अपने इस सारे सफर में क्या ऑब्जर्व किया, लोगों मैं का आपको इंटरेस्ट कैसा अच्छा है? मैं आपको एक बहुत ही हौसला अफजा और हौसला कुन बात बताता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू शायरी उर्दू अदब अपने जवाल की जानिब सफ़र कर रहा है, वो बिल्कुल गलत समझते हैं। मैं तमाम तर ज़िम्मेदारी और 27 मुल्कों में मुशायरे पढ़ने के बाद बहुत ज़िम्मेदारी, पूरे एतमाद, भरोसे, मान, बल्कि फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि आज इस लम्हे में जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल उर्दू शेर व अदब के साथ उर्दू नस्ल जितनी बड़ी तादाद में और जितनी बड़ी कसरत के साथ और जितनी इंटेंसिटी के साथ जुड़ी हुई है, वो उर्दू शायरी की 350-400 साल तारीख़ में आज से पहले मुमकिन नहीं हुआ। और ये इसमें सोशल मीडिया का भी कमाल है। आप देखिए हर वीडियो जो आती है 2.5 से 3 मिलियन व्यूज़ लेती है। बिल्कुल तो ऐसे। ये आप शायरों को, चाहे वो ब्रेकअप की शायरी हो, चाहे मोहब्बत में पढ़ने की या मोहब्बत से गुजरने की शायरी हो। मेरे 2 शेर हैं कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, और फिर इश्क ही दोबारा किया। वाह वाह। और मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। तो कहीं ना कहीं हम सब में एक छोटा सा शायर मौजूद होता है। हमारे फयाज भाई तो बहुत अपनी तकारीर में बहुत बिल्कुल, रवानी इशार पढ़ते के हैं। साथ मैं इशार वही पढ़ते उस हैं। जाने भी इशार आने लगी थी वज़न ये में फयाज साहब, जिस तरह से अभी फारिस साहब ने भी कहा है कि शेरो शायरी से हर शख्स को कहीं ना कहीं लगाव होता है, तो आप मनीर नियाज़ी साहब का एक गज़ल है, कल बैठा कुछ सोच रहा सी गल एक गुजरे वेले दी, अपने पिंड दे पिपना हेठा छोटी ईद दे मेले दी, मैं जेड़ा मशहूर हाँ इन्ना दिल दे भेद लुकावण विच, गम दी तिखी चीक नूं कुट के उपरों हसदे जावण विच, उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नूं जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके। ओके। क्या जबरदस्त, कहने, क्या मतलब कहने। और मनीर नियाज़ी साहब का एक मिसरे की गज़ल है, हाय हाय एक मिसरे की, उनकी जो गज़ल की वो बुक है, उसके एक पेज पे वो सिर्फ एक मिसरा है। मिसरा है। ए भी सच्चे विछड़न वेले दुख भी काफ़ी होता है। ये उनकी एक मिसरे की गज़ल है। वाह। फिर उनकी एक गज़ल और है, क्या कहने। किसदा दोष सी किसदा नहीं सी ये गल्लां हुण करन दियां नहीं,
वेले लांगे तोबा वाले राता होके परंदिया नहीं जो होया ये होना ही सी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं एक वारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं सुभान अल्लाह कुछ सुभान भी रावां औखियां सन कुछ गल विच गम दा तोप भी सी कुछ कुछ शहर दे लोग भी जालिम जालिम सन, सन। सानो मरन दा शौक क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वैसे नॉर्मली सियासतदानों के पास इतना टाइम होता है, मुझे लगता है कि क्योंकि जब आप अपनी मोहल्ले या इस तरह की सियासत हल्कों की कर रहे होते हैं उस दौरान मुतालिया, शेर व शायरी। हम मैं जो है ना जो इस वक्त जो पॉलिटिकल लॉट्स है ना उसमें मैं शायद उन गिने चुने पॉलिटिशियंस में से हुआ कि जिन्होंने 80s का दौर देखा हुआ है नज़रियाती पॉलिटिक्स का। फिर स्टूडेंट लीडर रहे, स्टूडेंट में भी वो सब्ज़ है और सुर्ख है, एशिया सुर्ख है और एशिया सब्ज़ है वाला जो हमने वो सारा कल्चर देखा हुआ, वो नज़रियाती सियासत, लिटरेरी सियासत जो है ना अब कहाँ गए? अब वो ख़त्म हो गई है। क्यों? और बुनियादी तौर पे मैं एक लिटरेरी आदमी हूँ और अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक ने दुनिया क्या की बात। तालीम के हवाले से भी, तो मैं अब भी रेगुलर रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ हर इशू के ऊपर, हर दीन दुनिया के टॉपिक्स के ऊपर। तो शायरी एक होता है बचपन, एक होता है लड़कपन, एक होता है बड़कपन, एक होता है बचपन, एक होता है खड़कपन। तो आपने हर ठीक है ना? अभी नहीं खड़कपन सर आप किस स्टेज पे हैं? ठीक है ना? ये भी stage define नहीं की इन्होंने। लोग अभी सिर्फ बचपन और बचपन की बातें करते हैं, ये मैंने डिफाइन की हुई है, ये 6 कैटेगरीज हैं। तो आप अभी कौन सी ठीक है ना? कैटेगरी में हैं? हमने बचपन, लड़कपन और बड़कपन में शायरी पढ़ी, फैज की पढ़ी, फराज साहब की पढ़ी, जो अंदर से इकबाल बोल रही है अजीम आप, की पढ़ी। माशाअल्लाह। इकबाल अजीम साहब बड़े ज़बरदस्त शायर गुजरे हैं, जिनका शेर है कि मुझे जो भी दुश्मन जहाँ मिला वही पुख्ता कार जफ़ा मिला, न किसी की ज़रब गलत पड़ी न किसी का तीर ख़ता गया। क्या कहना है? और वो इकबाल अजीम साहब की एक बड़ा खूबसूरत, मैं अक्सर सुनाता हूँ, जो गुजर रही है गुजार दो, न बुरा कहो न गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है, ये तुम्हारी तल्ख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है, हाय हाय मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका बलाल है। क्या बात है। मोहसिन नकवी साहब को पढ़ा, ये बहुत ही शायराना गुफ्तगू होगी। अरे वाह, नाज़रीन, वाह, 3 दिन शायरों में मैं अपने आप को बहुत ही कोई थोड़ी देर, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। मेहमानों से गुफ्तगू का इनफैक्ट सिलसिला जारी है और मेहमान हमारे बहुत ही शायराना हो गए। ये हमने बुलाए 2 शायर थे, मतलब 3 हमारे साथ हो गए। अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें अपने इस फन से भी जो कह ले आशना कराया है, लेकिन चूंकि किचन में भी हम जाएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। महविश सितारा हमारे साथ मौजूद है। महविश, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसी हैं आप? वालेकुम, ईद मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। महविश, आज ईद के मौके पे आप क्या बना रही हैं? आज तो मैं सबसे पहले वॉल्स के साथ अपने गेस्ट को सर्व करूंगी, ओह, वॉल्स की आइसक्रीम, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स आ चुके हैं। आप भी अपने घर पे सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने तो कल आपको किंग कुल्फा खिलाया था, बिल्कुल ऐसा ही है। और आज मैं खिलाऊंगी आपको मैंगो। और मैंगो वाह, फ्लेवर। बच्चों की बड़ा फेवरेट होता है। बहुत फेवरेट है। और दूसरा ये है, बड़ा रिच है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ चुका है, और ये हर साइज़ में आपको मिलेगा। आपको बकेट्स में भी मिलेगा और ये आपको जो बार है इसमें भी मिलेगा। अरे वाह, ईद के मौके पे वॉल्स तो बनती है और बिल्कुल। हमें बिल्कुल महविश वॉल्स की आइसक्रीम भी खिला रही है। महविश, आप सर्व भी करें, मीनवाइल हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू भी करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा चौहान साहब, जिस तरह से अभी ईद के त्यौहार की हम बात कर रहे हैं, घर पे अमूमन आना जाना मेहमानों का, मैंने अक्सर मर्द हजरात से मैं सवाल करती हूँ कि कुछ आपने जैसे देसी मुर्गी का जो सालन बताया बनाने का, खुद भी कभी कुकिंग करते हैं घर में? मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। अरे वाह, क्या बनाते हैं सबसे अच्छा? मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बनानी नहीं आती, एक बेवकूफ़ और एक उल्लू। अच्छा, अभी नहीं आता आपको बनाना? ये तो मैंने सवाल किया है बस। अभी नहीं आता? बाकी देसी कुकिंग देसी कुकिंग, सब निहारी, पाए? पाए, निहारी, कड़ी, चारों गोश्त जो होते हैं, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी और आपका फिश, उसकी कोरमा, अच्छा, उसकी कढ़ाई, ठीक है। ठीक है ना, तमाम देसी डिशेस मैं बड़े शौक से। अच्छा, बात मैं है। आपको एक चीज़ बताऊं, मैं घर में गरम मसाला खुद बनाता हूँ, गरम मसाला आप खुद बनाते खुद बनाता हूँ। मेरे घर में डब्बों का मसाला, प्रिजर्व की हुई कोई चीज़, डब्बे का दूध, नॉट एट ऑल, हैं? क्या बिल्कुल बात है। काटा घर में। Interesting. अब मैं कुकिंग की बात नहीं की ना, तो कुकिंग के हवाले से और खाने पीने के हवाले से मैं
प्योर देसी आदमी हूँ। पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, अच्छा, घड़ा, घड़ा। ठीक है ना, घर में। थैंक यू वेरी मच महवेश, बहुत और शुक्रिया। मैंगो आइसक्रीम। तो जबरदस्त। कुकिंग मैं बड़े शौक से करता हूँ अच्छा, जबरदस्त। और खाने की मैं बात, नित नई कुकिंग सीखता भी हूँ यूट्यूब में। मुझे कोई पसंद आ जाए शायरी इंडियन, आप सीखते हैं, कुकिंग आप नहीं सीखते शायरी मैं हैं, करता नहीं हूँ, लेकिन नहीं यह है कि मतलब पढ़ता हूँ। जबरदस्त। खाने की बात हो रही है सलमान साहब, खाने पे आइसक्रीम आई है, तो अब आप कुछ इस हवाले से हमें सुना दें। वो असल में खाना जो है ना, मुझे ये मीठा जो है ना वो ज़रा ज़्यादा पसंद नहीं है। एक तो ऐसे ही शुगर का थोड़ा थोड़ा आर्जा हो चुका है, तो इसलिए। लेकिन ज़ाहिर है कि मौलवी और हलवा बड़ा मशहूर मामला है ना, ये चाहे बेशक। कुछ भी हो। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज़ है, क्या बात। बेगम से मैंने पूछा कोई मीठी चीज़ है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। वाह। और आपकी गुलाब जामुनी की नज़र करता हूँ, ये मैं thank you शेर so आपकी much. बेटी के लिए, Thank you. 8 साल की बेटी है, बहुत प्यारी माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। आमीन, आमीन। तो ये मैं उसी को डेडिकेट करता हूँ कि बेगम से मैंने पूछा क्या बात है। कोई मीठी चीज़ है, हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने मेरे कहा आगे रख मीठा दो मुझे, जट अपना उसने गाल मेरे आगे बहुत रख अच्छा। दिया। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। क्या अपना बात गाल। है। अच्छा जी, ईद का मौका है, आइसक्रीम तो बनती है, मैं थोड़ा सर्व कर देती हूँ, मुझे माइक लगा हुआ है, लेकिन स्टिल जी जी, आप जी, लोग ये thank आइसक्रीम खाएं। you वॉल्स so की much, thank आइसक्रीम you. है जी, यार ये नहीं। अच्छा फारिस साहब, आपकी बेटी का जिक्र किया, घर में वैसे बेटियों की माशाल्लाह अपनी रौनक होती है, और जब ईद की तैयारी हो तो फिर घर में कैसी चहल पहल रौनक लगती देखिए है? हमारे यहाँ तो गुलाबी रंग छाया रहता है। अच्छा। और गुड़ियाएँ जो हैं वो हर वक्त हर तरफ बिखरी हुई होती हैं। क्या बात है। हमारी बेटियों को जो है वो ज़ाहिर है इसकी बहुत हर वक्त ज़्यादा डिमांड इसी की रहती है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बेटियों वाला घर जो है वो इस लिहाज से ज़्यादा रंगीन, ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा बेशक। सटल और नरम व Absolutely. नाजुक होता है। और मेरा ख्याल है कि एहसास और जज्बा और कैफियत और तासीर जो है वो बेटियों के घर में ज़्यादा आती है। क्या नरम बात है। खुई, नरम गुफ्तगू बेटियों के घर में ज़्यादा आती है। और बाप से एफिलिएशन वैसे ही बड़ी डिफरेंट होती जी है बिल्कुल। बेटियों की। तो अमूमन मैं जब भी बैरून मुल्क किसी मुशायरे के हवाले से बाहर होता हूँ, मैं आपको एक बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। ह्यूस्टन में मैं था, तो ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसका निक नेम मैंने गुलाब जामुनी रखा हुआ है, 8 बरस की हैं वो, अच्छा, माशाल्लाह। आइसिल उनका नाम है। तो उन्होंने एक बार कहा कि टॉयज़ आर अस हमारा एक स्टोर है, तो आप वहाँ से मुझे मेरे लिए गुड़िया लाइए। तो मैंने मुशायरे से थका होने की वजह से कह दिया कि यहाँ कोई स्टोर नहीं है। अच्छा। 15 मिनट के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप से मुझे टॉयज़ आर अस की लोकेशन भिजवाई कि वाह। ह्यूस्टन में टॉयज़ आर अस के 2 स्टोर हैं, जहाँ आप ठहरे हैं उससे उनका फासला इतना है। तो अल्लाह। आजकल की 8 years old, या तो माशाल्लाह। आजकल की नई Very जनरेशन जो है वो ये इस तरह ये क्या काम बात है। वैसे आसान कर टेक्नोलॉजी दिया का काम इस्तेमाल अब बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन उसके बाद अब नौजवानों के हाथ में भी जो फ़ोन होता है वो बड़ा ख़तरनाक हो गया। अब 1 मिनट से पहले बात सोशल मीडिया पे जाती है, सियासतदान हो, कोई भी बात हो, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो यार साहब, ये जो नया दौर है, नए इसके लवाजमात हैं, X2 के बैन है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो इजहार राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, और लोग अब बहुत खुल के एक्सप्रेस करते हैं। जो ट्रोलिंग वाला मामला, स्पेसिफिकली मैं पॉलिटिशियंस के हवाले से आपसे सवाल करूँ तो देखिए बात यह है, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि सोशल मीडिया वो टूल है कि जिसमें सेलिब्रिटीज़ की पब्लिक जो है वो ट्रोलिंग करती है। बुनियादी तौर पे सोशल मीडिया वो टूल है। लेकिन प्रोडक्टिव इस्तेमाल भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून की अमलदारी ना हो, वहाँ पर फिर इस किस्म की जनाब आपको चीज़ें नज़र आएंगी। फेक न्यूज़, जाली प्रोपागेंडा, किसी की जान माल इज़्ज़त के ऊपर सोशल मीडिया पे हर वक्त जनाब दरपे रहना, बिल्कुल। और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना होना। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अदारे और अदालतें, FIA हो गई, आपकी अदालतें हो गई, कोई इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोलिंग होती है। एक फैक्टर ये भी तो है ना, जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, जो सियासतदान है, जो रिप्रेजेंट, उनकी अपनी लैंग्वेज, उनकी अपनी बातें, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स ही लोगों को इस तरह से राग़िब करती नहीं, है वो ना? तो ठीक है, लेकिन जब आप एक नेगेटिव तरीके से ट्रोलिंग करते हैं, एक फेक न्यूज़ बना के किसी के हवाले से भी, चाहे वो पॉलिटिशियन है,
चाहे शोबिज़ का, चाहे सहाफ़त का कोई सेलिब्रिटी है, आप उसके मतलब कोई फेक वीडियो, ऑडियो या कोई पोस्ट बना के आप इंतहाई गंदी, नंगी, उसकी फैमिली, उसकी ज़ात के हवाले से, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इस अंदाज से जाना कोई बिहेव कर सके। आप यूरोप और अमेरिका में किसी की मर्जी के बगैर उसकी फेसबुक या ट्विटर एक्स अकाउंट से आप फोटो आप डाउनलोड करने की कोशिश करें, आपके खिलाफ जनाब लेकिन अब मसला कानून अमल ये में है आ ना कि जाएगा। ये सारी चीजें जिसमें तमाम इदारे या जिनकी हम बात करें, अमल दखल तो सबका ही है। अगर सियासतदान एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक्स करेंगे तो वो फॉलो करने वाली आवाम भी तो नहीं, बहरहाल गलत है, गलत है। ये गलत है। कहीं ना कहीं तो रुकना हाँ, चाहिए। रुकना चाहिए, जो बिल्कुल रुकना गलत है वो चाहिए, चाहे सियासतदान करें, रुकना चाहे चाहिए। दीगर शोबों के सेलिब्रिटीज रुकना चाहिए। करें। अब देखें ना, एक्स जो ना, जो पहले ट्विटर था, सबसे सोफिस्टिकेटेड सोशल मीडिया टूल है, लेकिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी आपको उधर नज़र आएगी, खुसूसन पिछले 2 सालों में तो हद से ज़्यादा जना चीज़ें बढ़ी हैं, तो चीज़ गलत है। तूफान बदतमीज़ी की बात हो रही है। हम सोशल मीडिया जब भी खोलते हैं, एक तो सोशल मीडिया जहादी हों, लोग हों, आपस में स्टेटमेंट्स है, बुली किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, गलत बयान दिए जा रहे हैं। एक प्रोडक्टिव चीज़ से हट के हमने एक भेड़ चाल पे सबको लगा दिया है। फारिस साहब, देखिए, ईजाद जो है वो किसी भी तरह की, किसी कबील या किसी भी किस्म की हो, वो अपने अंदर अपनी खासियत में अच्छी या बुरी नहीं होती। ईजाद का इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। बेशक। ईजाद का जो तर्ज़ इस्तेमाल है वही उसको मस्बत या मनफी बनाया करता है। एटम बम के मुअज्जिद को हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं था कि हिरोशिमा और नागासाकी में उसकी की गई ईजाद से कि जो जौहरी तवानाई लोगों को ज़िंदगी बख्श साबित कर सकती थी, लोगों की ज़िंदगियों में नूर, रोशनी और इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में तवानाई भर सकती थी, वही तकरीबन 3.5-4 लाख लोगों की जान लेने और 50-60 बरस गुजरने के बावजूद रेडिएशन के काम आएगी। बिल्कुल। देखिए, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया तो वो पॉजिटिव जहन से इजाद हुआ। सोशल मीडिया जो है उसके बहुत सारे मस्बत इस्तेमाल भी हैं, लेकिन आप फयाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ कुछ इलिटरेसी की वजह से, कुछ एजुकेशन और तालीम और अवेयरनेस या फ़हम इदराक की और अक्ल फ़हम की कमी की वजह से इसका नेगेटिव इस्तेमाल बढ़ गया है और आम ममालिक की निस्बत हमारे यहाँ इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया जाता है। उसकी वजह शायद ये है कि हमारे यहाँ के इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाले वो तमाम तर रेगुलेटर अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद उन तमाम अनासिर का सद्देबाब करने में नाकाम हो चुके हैं कि जो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं। किसी की निजी ज़िंदगी में, किसी की ज़ाती महाफिल में आप अपनी रसाई और अपने कैमरे की ज़ाहिर है वो नहीं पहुँच कर सकते। तो इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात एजुकेशन है, लेकिन वहाँ एक मस्बत पहलू ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि शायरी हो, कल्चर हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, स्कल्पचर हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो कि जो आपके कल्चर से रिलेट करती है, उसको परवान चढ़ाने, तरवीज देने और उसकी नशर अशात में भी सोशल मीडिया का बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सोशल मीडिया से इमर्ज हुए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म समझा है। आखिरी एक बात ये करना चाहूँगा कि आज कोई भी आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, किसी टेलीविज़न चैनल, किसी अखबार, किसी रसाले या किसी जरीदे का मोहताज नहीं रहा। आप 250 का ट्राइपॉड खरीदिए, आप में जो हुनर है आप दुनिया को दिखाइए एंड यू कैन बिकम एन इंस्टेंट स्टार। एब्सोल्युटली। गुफ्तगू बहुत सीरियस हो गई है तो हमें एक शख्स की इनपुट। मैं हाजिर हूँ जनाब, थोड़ी थोड़ी सियासत की बात हो रही है। 75 साल से हम पर बलाओं की हुकूमत है, बल्कि 76 साल से। ये इनकी नहीं, नहीं मतलब है। मैं इनकी बात नहीं है, तो इनको अपना हमारे target प्यारे प्यारे दोस्त हैं, बड़े मोहब्बत वाले दोस्त हैं। मजमूई तौर पर हमारे ऊपर जो कुछ भी हुआ है, 75 साल से हम पर बलाओं की हुकूमत है, गरानी लोड शेडिंग की वबाओं की हुकूमत है, गरानी लोड शेडिंग की वबाओं की हुकूमत है, मिली है शेर को फिर बरतरी अब के इलेक्शन में, मिली है शेर को फिर बरतरी अब के इलेक्शन में, मगर ये क्या वतन में तो मियाओं की हुकूमत है। बहुत अच्छा। मगर ये आपने मुंह उधर क्यों किया? कमेंट करें आप। नहीं, मैं तालियां बजा, आपने फौरन ऐसे क्यों किया? कह रहे हैं कि इसके बाद कुछ कहने सुनने की कहने गुंजाइश सुनने नहीं की बचती। गुंजाइश नहीं रही। मिली है शेर को ही
बरतरी अब के इलेक्शन में, मगर ये क्या वतन में तो मियाऊं मियाऊं की हुकूमत है मिली। और अमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के। अमूमन अमूमन इसलिए, पता किस लिए बताऊं? अमूमन इसलिए होते हैं कम बच्चे अमीरों के। वहाँ पर बाप हैं मजबूर, माओं की हुकूमत है। वहाँ पर बाप हैं मजबूर, माओं की हुकूमत है। और सियासी खानवादों की तो बस मौजे ही मौजे। मौजे ही मौजे हैं फैसल, वाकई। सियासी हाँ जी, खानवादों की तो बस मौजे ही मौजे हैं। सियासी खानदानों की तो बस मौजे ही मौजे हैं। कि कभी अपनी कभी तायों चचाओं की हुकूमत है। कभी अपनी कभी, और हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं। हवा का देख कर रुख पार्टी लोटे बदलते हैं। खबर रखते हैं आगे किन हवाओं की हुकूमत है। खबर रखते हैं आगे, और न लौटेंगी जवानी की बहारें बाल रंगने से। ना लौटेंगी जवानी की बहारें बाल रंगने से। के गीलानी तेरे सर पर खिजाओं की हुकूमत है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत की बात हो रही है, मौजूदा हुकूमत होय होय। बड़ी एक्टिव भी है, सारा कुछ है। पंजाब की हम बात कर लेते हैं। सीएम पंजाब बड़ी इकदामात भी कर रही हैं, हम चीज़ें भी देख रहे हैं। क्या राय है, कैसा सेटअप लग रहा है आपको? देखो, मेरी तो यही सजेशन है कि मरियम नवाज साहिबा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल किस्म की एक्टिविटी से निकल के कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि पंजाब अपने पाँव पे खड़ा हो, और पंजाब के पाँव पे खड़ा होने से फिर पाकिस्तान अपने पाँव बहुत पे अच्छा, खड़ा हो। बहुत अच्छा, बिल्कुल। और ज़राअत, सनत, तजारत, तालीम, ये 4 शोबे ऐसे हैं कि अगर इस पे हम प्रॉपर तरीके से पंजाब के अंदर काम करें तो हम IMF के चुंगल से निकल सकते हैं। अच्छा। हाँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं हुकूमतों में रहा हूँ, मैंने 6 मिनिस्ट्रीज़ एक्सरसाइज की अभी पिछले टेन्योर के अंदर, और मैं सारी चीज़ें ये देखता हूँ और जानता हूँ किसी चीज़ की कमी नहीं है पाकिस्तान में। किसी चीज़ की कमी पर नहीं है। सही क्यों नहीं हो? दुरुस्त। एक तो बैरूनी साजिशें हैं और एक अंदरूनी हमारी इनकम्पिटेंसी है। हम लोग बुनियादी तौर पे माजरत के साथ, मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ, हम मनहैसुल कौम नकम्मे और नखट्टू बन चुके हैं। हम काम नहीं करना चाहते। हमारा जो बंदा भी जिस पोस्ट पे बैठा है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई भी अरबाब बस्तो कुशाद है, वो डिलीवर करने के हवाले से रिजल्ट ओरिएंटेड एटीट्यूड नहीं है उसका। तो फिर वही लोग तो सीटों पे आके बैठ जाते हैं। मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है, खुदारा इन सारी चीज़ों से निकल के ये फ़ोटोशॉप और ये फ़ोटो जनाब क्या कहते हैं वो वर्ड यूज़ होता है जना, फ़ोटो सेशन और ये इस तरह की चीज़ों से निकल के पॉलिसीज़ बनाएं। आप कहीं पे ना जाएं। लीडरशिप की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो एक कमरे में बैठ के भी ना, वो 2 महीने भी ना निकले ना किसी जगह, पहले 2 महीने बैठ के वो अपने पॉलिसीज़ बना लेना प्रॉपर सही कि ये चीज़ चलनी है, ये नहीं चलनी। ये ज़राअत के हवाले से आप सिर्फ किसान को ये फ्री सोलर सिस्टम दे दें, उसको बीज सस्ता दे दें, उसके ट्यूबवेल को पानी फ्री कर दें, उसकी बिजली ट्यूबवेल की फ्री कर दें। बिजली फ्री दे रहे थे पर वो हुई नहीं। आप उनको खादें सस्ती दे दें। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गंदम की फसल के ऊपर आप हैरान रह जाएंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो एक तरक्की का एक माहौल बनेगा, उसके साथ स्मगलिंग रोक दें अफगानिस्तान की तरफ। सिर्फ एक गंदम की फसल, एक गंदम की फसल। मैं ये सवाल यहाँ करना चाहती हूँ कि जो भी सियासतदान, आप भी हुकूमत में रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उन सबको इन मसाइल का अदराक है, मसला कहाँ पे है, क्यों है, फिर
आज तक इन 76 सालों की जिनकी हम देखो, कोई हल ही नहीं निकाल पाया हाल इनका। मैं वही बता, मैं 1.25 साल जेल खाना जात का मिनिस्टर रहा। 76 साल की तारीख में पाकिस्तान की किसी जेल खाना जात के सूबे के वजीर को ना डिपार्टमेंट को कोई जानता था, ना किसी मिनिस्टर को कोई जानता था। मैंने 1.25 साल के अंदर जेल खाना जात सोशल मीडिया का सबसे टॉप क्लास का जनाब एक पंजाब का जनाब बना। और मैं चैलेंज देता हूँ, ये ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं कि यहाँ पर आप 43 जेलें, 53,000 कैदी, 26-27 हज़ार अफसर और मुलाजिम, आप उनके पास अपना कैमरा लेके चले जाएं, रहीम यार खान से लेके अटक तक। क्या बात। आप उनसे पूछें कि फयाजुल हसन चौहान का 1.25 साल का जो दौर था वो क्या है और 76 साल बाकी क्या है। अगर आपको 100% अच्छा, एप्रिसिएशन का फीडबैक ना आया, मैं सियासत छोड़ दूंगा। बहुत ओए होए होए, बड़ी बात हो गई है। मैं सियासत छोड़ दूंगा। ठीक ये है। ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, किसी टाइम पे भी किसी जना जेल खाना जाते चलिए हैं, जी। प्रेजेंट डिपार्टमेंट में लग सकते भाई हैं। साहब आपका कमेंट लेंगे हम इस पे। पॉलिटिक्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से हम सबको एक मस्बत उम्मीद रखनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 24 करोड़ का ये मुल्क जो है ये कभी भी इसको दबाया नहीं जा सकता। और मज़े की बात यह है कि हम अकेले अकेले फ़र्दन फ़र्दन तन्हा तन्हा हम लोग, मैं पंजाबी में कहा करता हूँ, छुरे हैं। हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में, द वे वी ड्रेस, द वे वी स्पीक, हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, फयाज साहब डेलीगेशंस के साथ हेड करके लीड करके जाते हैं, गिलानी भाई मुशायरे पढ़ने जाते हैं, मेरा मुशायरों के हवाले से 27 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेस्टर्नर्स से पाकिस्तानी फ़र्द कारकर्दगी के लिहाज से बहुत बेहतर है। लेकिन बात फयाज साहब वाली वो है कि जब हम एक से एक मिलते हैं तो फिर हम निखट्टू हो जाते हैं। हमारे यहाँ टीम वर्क नहीं है। अगर वो टीम वर्क बन जाए तो यकीन कीजिए कि जितनी जियोग्राफिकल हमारी पोजीशन है, जो हमारी लोकेशन है, और जो हमारे यहाँ मिनरल्स के और कुदरती रिसोर्सेज के ज़खायर और ख़जाने मौजूद हैं, लेकिन कहीं जाने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज पे तवज्जो नहीं देते ना। हमारी रिजल्ट सियासत ओरिएंटेड जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं होगा, आप देखें ना, आपका अभी ताज़ा तरीन इलेक्शन हुआ है, बयानिया बनाओ, झूठा बनाओ, सच्चा बनाओ, बयानिया बनाओ, लेकिन जिसने बयानिया नहीं बनाया बल्कि सिर्फ डिलीवर किया होगा, डिलीवर के ऊपर आपने नहीं वोट देना, लेकिन वही आपने बात है बयानिए ना, के ऊपर देना है। बयानिए के जी मेरी बात सुन लें। दूसरी चीज ये, जब तक हम लोग डिलीवर करने की तरफ अपनी जिम्मेदारी को, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको एहसन तरीके से अदा नहीं करेगा और उसका एटीट्यूड रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, यार मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं सेक्रेटरी एजुकेशन हूं, मैं मिनिस्टर एजुकेशन हूं, मैं कमिश्नर हूं, मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, मैं जनाब वजीर आला हूं, तो मैंने पहले की निस्बत जो लोग इस पोस्ट पे बैठे हैं, बेहतर काम मैंने करना उनसे है। बेहतर इतना अच्छा काम करना है कि लोग कहें कि यार वाकई काम हुआ। जब ये शौक और वलवला नहीं ना होगा, Yes. अब रोना ही इस बात का है कि जो लोग इन पोजीशंस पे बैठे हैं, जो लोग फराइज सरंजाम देने वाले हैं, उनके हालातों वाकयात हम सबके सामने, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी एज ए नेशन भी हमारे पे फ़र्ज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। आपने कहीं नहीं जाना, पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ सैयद सलमान गिलानी साहब मौजूद हैं, फयाजुल हसन चौहान है, रहमान फारिस हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, अभी जो मौजूदा दौर है इसके अंदर बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। हमारे त्योहारों को सेलिब्रेट करने का अंदाज़ भी बड़ा मुख्तलिफ है, लोगों का इंटरप्रेट करने का अंदाज़ भी बड़ा मुख्तलिफ है। जो फ़र्क आ रहा है ये अच्छा है, आपको लगता है पॉजिटिव चेंज है? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, दोनों अंदाज और आपको स्टाइल नज़र आएंगे। लेकिन जो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, हाँ, पहले का, मैं आपने वो शुरू में क्वेश्चन पूछा, वो रहमान साहब ने भी ये बात कही थी कि बचपन के अंदर ईद के हवाले से हमें याद है कि 29वीं रात को जब चांद नज़र नहीं आता था ना, जी, तो दिल डूब जाता था। वाह, जब हम बिल्कुल। एक और रोज़ा रखना है। नहीं, एक रोज़ नहीं, रोज़ा नहीं, ये समझते शायद ईद होनी नहीं है। अच्छा छोटे छोटे होते थे ना जब, जाहिर है। 5, 6, 7, 8 साल उम्र थी, तो इतना हाइप होती थी चांद देखने की, छतों पे चढ़ जाते थे चांद देखने के लिए, चांद नहीं नजर आया, ओ तेरी, अरे क्या हो गया, 2, 3, 4 घंटे बंदा परेशान रहता था, पता नहीं उन अगले ईद भी है कि नहीं। फिर बताते थे वालिदैन, नहीं जनाब आपकी ईद एक दिन बाद होगी। आता कि चांद का अब्बा छत पे आ जाता था ठीक है, और वो भी तो- पटाइयाँ करता था। एक वो स्टाइल अंदाज होता था। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें
चेंज होती चेंज है। हो रही है। हाँ, तो आपकी बचपन की मेमोरी क्या है ईद की, जो सबसे यादगार, कि अब्बा से ईद मिलती थी या कोई नानी के घर जाते थे, क्या अच्छी मेमोरी जो आप अभी तक चेरिश करते हैं उसको? यही होता था जनाब कि आउट ऑफ द वे पैसे मिल जाते थे, जो आम सबसे ज्यादा रोटी। ईदी कितनी मिली थी? छोटी उम्र के अंदर जना उस दौर के जनाब 100 रुपया 50 रुपया जना, अच्छा, वो अच्छी खासी जब हम छोटे छोटे बेशक वो होते तो थे। बच्चे खासी मांग हाँ। किससे मिली थी ईदी सबसे ज्यादा? अब्बू से। अब्बू से? अम्मी तो देती नहीं थी, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आमीन, जगह दे, उन्होंने कसम खादी होती थी देनी ही नहीं। मेरी वालदा ने कभी जना ईदी नहीं देनी। क्यों? बात नहीं देनी, ठीक है ना, वाले साहब से मिलती थी ईदी जना, बाकी अम्मा वैसे भी मुझे लगता है ज्यादा ईदी देती नहीं है, अब्बू पे ही डाला होता है। जाहिर है कि बाप ने ही देनी है उसको, तो आगे उसने आगे देनी है ना, उधर से IMF तो उसका वही होता है ना। अच्छा सलमान साहब, ईदी की बात हो रही है, ईदी पे कुछ मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी पे मर गया। दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, लेकिन बेचारा नर्स की ब्यूटी पे मर गया। बहुत अच्छे, क्या कहना है। एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, साकिब निसार मांग नाले डैम के लिए। बहुत अच्छे, क्या कहना है। गिलानी साहब की शायरी सुन के महसूस होता है कि इनके अंदर भी कोई नन्ना मुन्ना मुफ्ती कवि है जरा। मुन्ना नहीं, पूरा जवान मुफ्ती है। बहुत अच्छे। भाई साहब, ये जो शायरी के अंदर मजा होता है ना, आजकल के दौर की बड़ी जरूरत है। मुझे बहुत लगता है ज़रूरत है जितनी जी। टेंशन, जितना स्ट्रेस मुस्कुराहटें हर वक्त लाने हमारे के इर्द गिर्द होता है, उसमें ये लाइटर साइड बड़ी जरूरी होती है। डू यू एग्री? बिल्कुल, आई डू एग्री। और शायरी के हवाले से, किसी भी फ़न के हवाले से मुस्कुराहट बखेरना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है बहुत मुझे लगता है, मुश्किल लोगों काम को है। हंसाना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। कुछ फिर अशार में अदबी पेश अंदाज, करता हूँ। अदबी अंदाज से वो फक्कड़पन में और मज़ाक में बड़ा बहुत हल्का सा फाइन लाइन बहुत है एक। देखिए, शुस्ता, शाइस्ता और शगुफ्ता मज़ा वाह। और फक्कड़पन, इन दोनों के दरमियान जो हद फासिल है ना, जो लाइन डिवाइडिंग बड़ी लाइन है, फाइन वो बहुत लाइन है। बारीक है। कुछ शेर में पेश करता हूँ जरूर, कि हम अहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे, आहा, हम अहले कुफ्र हर मजहब की तहरीरें पढ़ेंगे, मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे, आहा, मगर ईमान लाने को तेरी आंखें पढ़ेंगे। और मुझे क्या अनपढ़ तवज्जुल है। समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की, तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गज़लें पढ़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तेरे बच्चे निसाबों में मेरी मेरी गज़लें गज़लें पढ़ेंगे। दो तीन शेर और देखिएगा कि ख़ासतौर पे ईद के हवाले से। अब जो एक मिडल एज के, जैसे इन्होंने फयाज़ भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छे और मोतबर किस्म के सेगमेंट्स बताए, लड़कपन और उसके बाद एक शरारती वाला सेगमेंट भी बताया, 55 के बाद वाला। तो कुछ उनकी ईद तो बड़े आराम, सुकून, खामोशी के साथ गुजरती है, आफियत में घर में बैठे हुए। तो वो कुछ शेर हैं कि बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो कहीं है जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, और तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। क्या बात और अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, अहदे वफा से किस लिए खाइफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने अहद निभाना तो है नहीं। नहीं। और वो जो हमें अजीज है, कैसा है, कौन है। अमूमन अगर टॉक शोज में पूछा जाता है कि आप किसके लिए शायरी करते हैं, तो मैं ये शेर ही सुना देता हूँ कि वो जो हमें अजीज है, कैसा है, कौन है, क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। क्या और बात आखिरी शेर इसका मोहतात लोगों के लिए, फयाज भाई आपकी नज़र करता हूँ कि वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, वो इश्क तो करेगा मगर देखभाल के, फारिस वो तेरे जैसा दीवाना तो है नहीं। क्या वाह वाह बात है, वाह, बहुत जबरदस्त वाह, वाह। जनाब, कितनी शायराना हमने आपकी ईद कर दी है। इतने ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन किचन में जब खाना बन रहा होता है तो खुशबू भी आ रही होती है। मैं ज़रा किचन का रुख करती हूँ और वहाँ जाके देखती हूँ क्या सूरत हाल है, महविश क्या बना रही है,
और मीनवाइल हमारे मेहमान तो हमारे साथ मौजूद है ही। महविश, क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज काफ़ी कुछ बन चुका है, जिसमें है चिकन मखनी हांडी है, ओके, और उसके साथ साथ मैंने बनाए हैं वेजिटेबल राइस। ज़बरदस्त। और जो हमारी चटपटा कनौर नूडल्स है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये बेवक्त भूख का एक बेस्ट सोल्यूशन है, एब्सोल्युटली। बेवक्त भूख। वाह, बिल्कुल। इसमें मैंने डाला है, सबसे पहले मैंने जो वेजिटेबल्स हैं इसको मैंने लाइट सा फ्राई कर लिया ठीक है, फ्राई सौते करने के करके। बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन डाला है। ठीक है, देखिए, इसमें चिकन डालूंगी, और जैसे ही हमारा चिकन थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी कनौर के ये जो साशे हैं, ये जो मसाले के साशे हैं, और जो मैंने नूडल्स को अलग से इसको बॉयल किया हुआ है। ओह वाह। और बॉयल करने के बाद आपने इसको पानी से निकाल लेना है, और 5 मिनट के बाद इसको ऑयल से टॉस कर लेना है लाइट से। और जैसे ही हमारा ये चिकन जो है ये डन होता है, उसके साथ हमने डालनी है ये वेजिटेबल्स। ओह वाह। बस 2 मिनट लगने हैं। जैसे हमारी ये जो वेजिटेबल्स और चिकन कुक होता है, और हमने जो नूडल्स हैं इसको ऐड करना है, और इसके अंदर मैंने डाले हैं बॉइल्ड एग्स। ओह वाह, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन भी पूरी रखी पूरी है पूरी आपने। रखी है। झटपट जो नूडल्स आपको अवेलेबल होंगे उसके अंदर आप बॉइल्ड एग भी डाल सकते हैं, जो बिल्कुल। बच्चे खाते हैं। वैसे वही बात है कि ईद के मौके पर ईद के मौके पे, और सम टाइम ये होता है कि बच्चे एग्स कुछ नहीं भी खाते हैं, हाँ। तो आप नूडल्स के जरिए आप उनको एक अच्छी यानी बेवक्त की healthy, भूख में आपको ये चटपट Best नूडल्स और solution है। झटपट दस्तयाब है। इंटरेस्टिंग। ये देखिए हमारा जो चिकन है और ये जो वेजिटेबल्स हैं ऑलमोस्ट ये डन है। Okay. अब मैं इसमें डालूंगी कि कनौर का साशे इंस्टेंट। इंस्टेंट नूडल्स हैं। वाह, जैसे ईद पे हम लोग इतना तैयार श्यार होके इतने लंबे और लेंथी खाने नहीं बनते, मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। फयाज साहब देसी घी में बुनी हुई कढ़ाइयाँ बता रहे थे हमें ईद के ये भी मौके कढ़ाई पर। जो मैंने बनाई है ये भी देसी घी में देसी बनाई घी में, है। अरे वाह जबरदस्त। और ये मैंने डाला इसमें नूडल्स। हम तो ये दूर दूर से नूडल्स, देख क्या बात है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे, और इसमें हमने ऐड भी किया है इसका जो इंस्टेंट मसाला है मसाला है, कनौर का। ये वाला। ओके, बल्कि मैंने इसमें 2 पैकेट्स लिए थे, तो मैं इसमें 2 दो पैकेट्स ऐड का करेंगी। ओके, लवली। इसको आप सर्व भी कर दें आपको कोई ताकि बिल्कुल आपको इसमें कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका इसी में जितने मसाले हैं जो पैकेट्स के अंदर हैं वो कंप्लीट हैं, और बल्कि इवन कि आपको इसमें सॉल्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं अच्छा, क्योंकि सब कुछ ऑब्वियसली उस पैकेट के अंदर ऑलरेडी सारा फ्लेवर अवेलेबल होता है। अवेलेबल है। और अब इसी के इसकी- साथ ये जो बॉयल एग्स हैं, ओके। इसको भी हम चॉप करके अच्छा, इनको अपने- आप चॉप करेंगी। ओके, 1/4 और ये हमने अपने नूडल्स में ऐड कर दिया। नाइस। अच्छा, बच्चे नॉर्मली बड़े नखरे कर रहे होते हैं, क्योंकि ईद के कुछ लोग बच्चों को होते हैं मीट से कि हमने मीट नहीं मीट खाना नहीं है, खाना, या सम टाइम हमें कोई बिरयानी या कुछ ऐसी चीज़ जो हैवी तो उसमें मिर्चें लग रही मिर्चें लगती हैं, और ये इतने मज़े के हैं। ये देखिए अभी हमने Very हमारे nice. नूडल्स रेडी भी हो चुके हैं। इसको आप सर्व भी कर दें ताकि नज़र भी आ जाए कैसे कनौर की जी बेवक्त भूख का सोल्यूशन है। ये नूडल्स हैं विद चिकन, वेजिटेबल्स एंड Eggs. बॉइल्ड एग्स। वेरी नाइस, ज़बरदस्त महविश। चलिए जनाब, हमारा ये इंस्टेंट सोल्यूशन तो मिल गया और महविश ने हमें बना के दिखा दिया है, और मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे गुफ्तगू भी की। और अभी हमने एक ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और मेहमान भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन। म्यूज़िक का तड़का हमारी ट्रांसमिशन के अंदर आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे में हुमैरा अरशद की आवाज़ हो और हमें मज़ा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और हुमैरा आज हमारी मेहमान भी है। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग इस वक्त ये शो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ कहीं हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक और बहुत ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआ सबके लिए। ज़बरदस्त। मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा जोड़ा आपने पहने है। वैसे तो ईद के ऊपर तैयार होने का सबका दिल करता है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में तैयारी रोज़ होती है। हाँ। तो ईद के ऊपर फिर स्पेशल तैयार होने का दिल करता है? नहीं, ज़रा ईद क्योंकि फैमिली के साथ होती है, तो फैमिली के साथ तैयार होना ज़रा कम होता है। कम होता है। वैसे तो आप भी, मैं भी, या जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, रोज़ ही तैयार होते हैं और रोज़ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन फैमिली के साथ थोड़ा कम ही टाइम स्पेंड होता है, जाहिर तो है। इसलिए वहाँ पे उनके ज़रा साथ तैयारी तैयार ज़रूरी होना है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ज़बरदस्त। इसके साथ जी और भी हमारे मेहमान हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। सहर हमारे साथ मौजूद है। सहर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ज़बरदस्त। इसके साथ साथ शायरा रॉय हमारे साथ मौजूद है। शायरा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। बिल्कुल अच्छी हूँ, और आपको देखकर और भी अच्छे हो गए। दैट्स सो स्वीट। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक टू यू टू। पब्लिक न्यूज़ के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक। खैर
मुबारक। मुनीब अली भी हमारे साथ मौजूद है, इज एन एक्टर। मुनीब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, कैसी गुजरी ईद? खवातीन वैसे तो मर्द ये भी प्रॉपर ड्रेसअप हुए हुए, लेकिन खवातीन की ईद ज़रा ज़्यादा होती है ना, एक्साइटमेंट होती है उसमें, कैसे तैयार होना है पहले से ही। तो आपकी ईद कैसी गुजरी है? एज यूजुअल लेडीज़ की जो ईद होती है वो मेरा ख्याल है किचन में ही होती है। अच्छा। हाँ। ओहो। और मेरा ख्याल है कि ये जो इवेंट है हमारा ईद का, क्योंकि बाजू का तो हम लोग नहीं होते घरों पर, तो वो फिर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जी चले जी आज इवेंट है तो अब आप किचन में घुस जाए। तो आपने खाना बनाती हैं ईद वाले? हाँ जी, दिन? बिल्कुल। क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? सबसे अच्छा देखिए, ये तो चॉइस पे है। नहीं, Different अब एक choices होता है ना होती कि बिरयानी शहर भी के हाथ है। की ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। हाँ, मैं सबसे अच्छी बना लेती हूँ, बिरयानी भी अच्छी बिरयानी अच्छी बनाती है? ओके। आलू वाली, आलू के बगैर? नहीं, ये बड़ी बड़ी डिबेट है। ये बहुत डिबेट होता है, आलू वाली बिरयानी, आलू के बगैर वाली। चिकन वाली। चिकन वाली, जबरदस्त। तो शायरा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? तैयार होने से आगाज़ होता है। अच्छा। डेफिनेटली आई थिंक जितना हमें एक्साइटमेंट होती है ईद वाले दिन खुद तैयार होने की, आई डोंट थिंक सो किसी सैलून में जाके वो एक्साइटमेंट पूरी हो सकती है। ईद के लिए स्पेशली खुद तैयार होना अच्छा लगता है। बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर खाने वगैरह की बात की जाए तो मैं रात को ही ना लेट नाइट खीर वगैरह बनाकर उसको फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा। ताकि सुबह तक वो ठंडी हो जाए और फिर ठंडी ठंडी सर्व क्या की बात जाए। है। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? खीर। खीर अच्छी बनाती हैं? खीर अरे बहुत अच्छी बनाती हूँ। जबरदस्त। प्लेन खीर, और ऐसी जो जल्दी से वो हो जाए, खानी जाए। बादाम वगैरह आई डोंट लाइक इट। अच्छा, आप अच्छा वही, वैसे मैंने खवातीन से ऐसे ही उसको कर दिया ईद को, लेकिन मर्द हजरात भी प्रॉपर ईद की तैयारी करते हैं, नमाज उसका प्रॉपर एहतमाम तरद्दुद होता है। आपकी ईद जनरली कैसी गुजरती है? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरती है, बाकियों की तरह भी। और स्पेशली हम जो लड़के हैं ना, कज़न्स और दोस्त वगैरह, हम लोग रात को चिकन वगैरह ले आते हैं और रात के लिए बारबेक्यू का इंतजाम कर लेते हैं। और हम लोग पार्टी। हाँ, वो एक ईद ही तो होती है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं, सब एक साथ मिल रहे हैं। यूजुअली हमने शूट के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो सारा फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो हमारे लिए तो बेसिकली एक मौका होता है कि चलो यार सारे कामों को छोड़कर एक दफ़ा घर बैठकर अम्मी के साथ बैठकर स्पेशली, और उनके हाथ की बनी हुई खीर खा ली, मीठा खा लिया, एंड देन फिर अपने हाथ का बना हुआ नमकीन खिला दिया। हाँ, बारबेक्यू खिला दिया, नमकीन खिला दिया। इंटरेस्टिंग। मेरा, आपकी ईद पे किचन में जाती हैं या नहीं? नहीं, मैं जाती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मैं वैसे खाना सारा ही बहुत अच्छा बनाती हूँ, और ईद पे भी हमारे घर में आलू गोश्त जो है वैसे ये मुझे लगता है यूनिवर्सल डिश है हम सबके घरों में ना यार। हाँ, और आलू गोश्त जो है ना वो सबकी फेवरेट जो है वो डिश है, कोरमा, और यही सारा कुछ। ये जो पुलाव आलू गोश्त की बात करी, मुझे याद है कि हमारे घर में संडे का मेन्यू ये मुख्तस है कि हर संडे को पुलाव और आलू गोश्त बनना है। तो मुझे वही होता है कि ईद के मौके पे भी अगर संडे को आ गई तो घर में ये बनेगा ही बनेगा, तो ये यूनिवर्सल डिश डिक्लेयर हो जानी चाहिए। अच्छा, मुझे तो रोज ही आलू गोश्त खिलाओ, मैं रोज खाऊंगी। मुझे इतना पसंद है कि मेरी अम्मी बनाती हैं, चाहे वो देसी मुर्ग में बनाए या मटन की बनाए, मुझे आलू गोश्त बहुत ही पसंद, बहुत पसंद बहुत है। कभी काली मिर्चों में, कभी लाल मिर्चों में, कभी हरी क्या मिर्चों बात है, वैरायटी होनी चाहिए मिर्चों की बस। में। आलू गोश्त होना चाहिए, कोई भी मिर्च हो। कोई भी मिर्च। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, नॉर्मली आर्टिस्ट आप, हम सबकी जिंदगियां बड़ी मुख्तलिफ होती हैं इन अ वे कि हम बिजी होते हैं। हाँ। रूटीन के अंदर भी, ईद के त्योहारों पे भी, अब जैसे हम लाइव ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं जी। क्या डिफरेंट लगता है अब चूंकि जब बचपन की ईद याद करते हैं हम, ईदियाँ मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अब जब आप खुद मेच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं चीज़ें। सबसे ज़्यादा मिस क्या करती हैं आप? अच्छा देखिए, हर एक वक्त का एक अपना मज़ा है। बेशक। कभी आपको ईद ले के अच्छा लग रहा होता है, कभी ईद दे के अच्छा लग रहा होता है। तो वक्त के साथ साथ आप जो रिश्तों में या चीज़ों में तब्दीलियाँ होती हैं तो वो भी बड़ी मज़े की होती हैं। Absolutely. मुझे अपना बचपन भी बहुत पसंद, उसको भी मैं बहुत याद करती हूँ। अब बड़े होके जो है वो बच्चे सामने आते हैं और मैं तो स्पेशल जाती हूँ अच्छा। अपने बहन भाइयों की तरफ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे मेरे बहन भाइयों के बच्चे और वो बैठे हों और मैं फिल रौनक हो अच्छी। हाँ, मैं हमेशा जब भी ईद होती है तो एक खाना बड़ा करते हैं और अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ? हाँ, अम्मी की तरफ। ये तो अच्छा, ये तो होना चाहिए मुझे लगता है। सबसे पहले मैं जाके अपनी अम्मी को ईद देती हूँ, पहले तो उन्हें चांद रात भी अच्छा जाती हूँ उनकी तरफ मिलने के लिए, और ईद पे भी सबसे पहले उन्हीं को ही ईद देती हूँ और फिर उनसे लेती हूँ। अरे वाह, वैसे अभी पहले बात हो रही थी कि अम्मियाँ नॉर्मली ईदी नहीं देती, सिर्फ अब्बू पे जिम्मेदारी हमने डाली होती ईदी की, तो अम्मी से ईदी मिलती है आपको? नहीं, मैंने तो अपनी अम्मी को ये बात कही हुई है कि
माँ का जो एक किरदार होता है ना, वो देने वाला, शफकत भरा, बेशक, वो जो एक है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जिसको ईद देनी होती है, मैं पहले अपनी माँ के सामने रखती हूँ। अरे वाह, तो मेरी अम्मी जो है आगे अपनी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, सबको जो है वो क्या ईदी खूबसूरत, मतलब देती ये है। बड़ी अच्छी आदत है। सर, ईदी लेना पसंद है या अब ईदी देनी पड़ती है? तो दोनों ही हैं। दोनों ही पसंद है। अभी दोनों। मिलती है ईदी किसी से? बिल्कुल। किससे? अम्मी से। अम्मी से मिलती है। हाँ। अच्छा, नॉर्मली जब आपकी शादी हो जाती है वैसे होते तो अम्मी को मर्जी का सूट बता देते हैं कि ईदी में दे देना, ऐसा ही करती हैं आप? और नहीं, उन्हें खुद ही ख्याल होता है। खुद ही वो ख्याल हाँ, होता है, अपनी क्योंकि पसंद का। बेटियों का मेरा ख्याल है कि माओं से ज्यादा कोई नहीं करता। क्या बात है, हाँ, बिल्कुल उनकी ऐसा। उनकी हमारी जिंदगी में माओं का जो है बहुत अमल दखल है, एवरी पर्सन। हाँ, आई एग्री, आई एग्री। शायरा, ईदी देती हैं या मिलती भी है ईदी? मिलती तो नहीं है, मिलती नहीं सबसे है, बड़ी ओहो। मैं हूँ। अच्छा। और लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट देना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मुझे होता है कि जितने मेरे पास पैसे हैं वो अच्छी बात है, जाए वो अच्छी बात नहीं है। ज़ाहिर है किसको अच्छे लगते हैं, लेकिन ईदी में तो दे देनी चाहिए सॉरी ना बट आई हैव टू बी डेड ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं सच बोलती हूँ। और इसकी वजह से एक्टिंग करनी पड़ती है कि ये लोग जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, जो भी कज़न वगैरह के बच्चे होते हैं, उनको देते वक्त मुंह पे एक अच्छी स्माइल रखनी पड़ती है, लेकिन अंदर से जल रही यार, होती है दिल उनकी। नहीं कर रहा होता, ओए होए, क्यों दे रही हूँ मैं, दुखी क्यों हो दे गया। रही हूँ? अच्छा, मुझे ये बताएं, बचपन की क्या मेमोरी है कि सबसे ज्यादा ईदी कभी किसी खाला ने, किसी मामू ने दिया हो? पता है कि बहुत सारी ईदी मिली थी। बचपन की ये सबसे मजे की बात है, पूरा मोहल्ला मुझे ईद देता था। आई वाज लाइक अ टाउन्स फेवरेट गर्ल। तो जिसके मतलब जहाँ भी रिश्तेदार की तरफ जाना है, चाहे वो फुप्पो हों या चाहे खाला हों या चाहे मामी हों, सबकी तरफ जाना है, तो मैं लालची होकर जाती थी अरे वाह। कि मैं मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे ईद मिलनी है यहाँ से। सो आई यूज्ड टू हैव अ बैंक रेडी एट दैट टाइम। वो बैंक ये होता था कि ईदियाँ इकट्ठी कर रही हूँ, उसके बाद जाके खिलौने लेने हैं उनसे। अरे वाह, दैट वाज अ मेमोरेबल मेमोरी। शायरा, एक्टिंग की तरफ भी ऑब्वियसली आपकी मूवी भी है, आपने उसमें गाने भी गाए हैं, तो जरा मूवी के हवाले से बताएं। फॉर श्योर, पूछिए। फिल्म कैसी मूवी है, कब आ रही है, क्या उसमें आपका कैरेक्टर है? फिल्म की अगर बात की जाए तो फिल्म का नाम है सनक, और फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक साइकोपैथ की स्टोरी है, वो साइको मेरे साथ बैठा हुआ है। अच्छा, ओके। इसके साथ ये विलन आया फिल्म का, ओके। और मैं हीरोइन आई हूँ उस फिल्म में, हीरोइन के साथ प्रोड्यूसर भी हूँ। और फिल्म आनी थी 2023 में, सितंबर में, आपको याद होगा हमारी मुलाकात भी तब हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का एक सेंसर बोर्ड है, जिस चीज़ को थोड़ा इतराज़ क्या है मूवी पे? वायलेंस में भी, क्योंकि फिल्म में काफ़ी कत्ल वगैरह दिखाए गए हैं माशाल्लाह से, जो ये कर रहे हैं। अच्छा, हर ओके। किसी का कत्ल कर रहे हैं। ओके। तो लेकिन हमने बहुत कोशिश की है कि जिस तरीके से उसको कंट्रोल बैक किया जा सके। सिंस आपको पता है एक बड़ी मौला झट भी आई थी, उसमें बड़े मर्डर वगैरह दिखाए गए थे, लेकिन उसको खैर आपको पता है वो थोड़ी मुझे लगता है कि बड़ी स्टार कास्ट होती है तो वहाँ पर पास ऑन कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर थोड़े न्यू कमर्स हों तो उनके लिए चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने चैलेंजेस से लड़कर अभी उसको पास आउट करा के बैठ गई हूँ। इंशाल्लाह अभी थोड़े ही हफ्तों में उसको मैं रिलीज़ करके ही छोड़ूंगी। ज़बरदस्त। मुनीब, आप अपने कैरेक्टर के हवाले से बताएं, फिर हम शायरा से रिक्वेस्ट भी करेंगे क्योंकि उन्होंने मूवी में गाना भी गाया है, तो गाना भी सुनेंगे। अपने कैरेक्टर के हवाले से कैरेक्टर जो है वो अपने आप में एक दुनिया है, ठीक है, जिसको मुझे प्ले करने में बहुत बहुत मज़ा आया। चैलेंजिंग था ऑब्वियसली। आप जब कोई भी किरदार अपनी पर्सनैलिटी से डिफरेंट ऑपोजिट प्ले करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा मार्जिन मिलता है कि आप उसके अंदर मज़ीद क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये थी इस फिल्म की कि इट्स अ विलन्स फिल्म। ये एक जो विलन कैरेक्टर है, सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूम रही है और ये कैरेक्टर अपने आप में पूरी फिल्म है, तो जिसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस चीज़ का मौका दिया गया और इस कैरेक्टर को एंजॉय करने का मौका दिया गया। तो मैंने तो इसको बहुत प्रॉपर तरीके से किया, जैसा कि अभी ये बता रही थी कि काफ़ी खून खराबा जो है वो सारा फिल्म के अंदर दिखाया जा रहा है, बट उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। ठीक है। तो जो कि देखेगी और इंशाल्लाह ताला आप सब जब सिनेमा में जाएंगे देखेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे खूबसूरत बात इस फिल्म की है कि इसके गाने बहुत अच्छे हैं। शायरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमने मूवी में आपके कैरेक्टर के हवाले से तो जाना, हमने सुना आप तो उसमें गाना भी गाया है, तो हमें आप दोनों का शुक्रिया भी अदा करूँ कि आप दोनों हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और जाते जाते ब्रेक पर हम शायरा से रिक्वेस्ट भी करेंगे, शायरा में कुछ सुनाएं।
बात है, ज़बरदस्त। करिश्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? थैंक यू, आपको भी बहुत ईद मुबारक, सब देखने वालों को बहुत ईद मुबारक। करिश्मा, जब भी आप ढोल बजाती हैं मुझे कसम से बहुत मज़ा आता है। मतलब आप बैठे हुए हैं और आपका इतना दिल कर रहा होता है कि आप ढोल की थाप पे भंगड़ा डालना शुरू कर दें, और हम ऑफ से देख रहे थे, बड़ा मज़ा कर रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे। ईद कैसी गुजरती है करिश्मा? ईद मेरी ज़्यादातर चैनल्स पे गुजरती है। ओके, या। ज़बरदस्त। अच्छा जी, चूँकि हम ईद का त्यौहार है और ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं। और सर, जैसे मैंने ईद पुरानी ईदों का जिक्र किया, लेकिन जैसे हुमैरा भी अभी कह रही थी कि हर एज का अपना चार्म होता है। अब इस एज के अंदर हाउ डू यू फील अबाउट ईद? एक्साइटमेंट उसी तरह की होती है जैसे हमेशा हुआ करती थी? मेरा ख्याल है कि चाहे ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, तो खुशियाँ तो मेरा ख्याल है कि इक्वल ही हैं। और हाँ, अच्छा, तो मुझे और एज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईद से ताल्लुक होता है, लेकिन यू आर सेइंग कि हाँ, नहीं ये होता। है कि ईद कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन मुझे लगता है बड़ों कि की भी नहीं, होती है। बड़ों की भी होती है। अच्छा, तो ये बताएं, अभी आप किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं? अपनी एक्टिंग को परसू कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं ड्रामास भी कर रही हूँ और पहले भी ड्रामा में कर चुकी हूँ, एक्टिंग की फील्ड से हूँ। ज़बरदस्त। हुमैरा, आप इतना अच्छा म्यूज़िक बनाती हैं माशाल्लाह, आपके गाने आपको सुनते हैं, हम बहुत शौक से सुनते हैं। नया म्यूज़िक किस तरह का बना रही हैं और कौन से ऐसे नए गाने हैं जो भी हैं हुमैरा? अभी तो आप ही के शो में मैंने जो सबसे पहला गाना गाया था, बिल्कुल वो गाना, उसी का ही वीडियो ईद पे रिलीज़ हुआ हुआ है। लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। और अभी एक और गाना है। मुझे कल्चरली गाने जो हैं, जैसे पंजाबी सॉन्ग्स हैं, क्योंकि मेरा जॉनरा ही वही है। बिल्कुल, और आपकी मेरी पहचान भी वही है, तो इसलिए मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ और उसी की तर्ज के गाने मेरा आप पंजाबी म्यूजिक बहुत शौक से सुनते हैं। एक टाइम पे था लोगों के अंदर शायद उस तरह का ट्रेंड नहीं था, बहुत सारी एक स्पेसिफिक लोग थे जो पंजाबी म्यूजिक को बहुत शौक से सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब हर कोई, चाहे वो कवाली हो, हर जॉनरा है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं। स्पेसिफिकली पंजाबी म्यूजिक ने तो के लिए रिवाइवल किया है। सो अब जो म्यूजिक बन रहा है पंजाबी, किस तरह का आपको लगता है कि अच्छा है, अब या इसमें आप लोगों के टाइम पे जो म्यूजिक बन रहा था वो ज़्यादा बेहतर था? नहीं, हर ही टाइम में म्यूज़िक जो है वो अच्छा ही बनता है। म्यूज़िक हमेशा तब बनता है जब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जब लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं, फिर आर्टिस्ट भी उसी टाइप का जो है म्यूज़िक बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनली पंजाबी म्यूज़िक जो है वो प्रमोट हो रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी पंजाबी को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली आप देखें पूरी दुनिया में जो है पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी को पसंद किया जाता है। चाहे कोई किसी भी कल्चर से मुंसलिक हो या उसको लैंग्वेज आती हो नहीं आती हो, लेकिन पंजाबी सबको समझ आती है, सबको आती है। और ढोल उसमें सबसे और पंजाबी म्यूजिक का एक अपना अलग चार्म होता है। मतलब आप जब सुन रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को, आपके मूड को बूस्ट करता है। बूस्ट करता है। सो आई एग्री विद दैट। हम गुफ्तगू तो करें, हम किचन में महविश को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि महविश हमारे लिए मज़े मज़े के खाने बना रही है। महविश, क्या बना है आपके किचन में? मीठे में लग रहा है कुछ? मीठे में मैंने बनाया है, मैंने बनाया है दूध दुलारी। अच्छा, दूध दुलारी। दूध दुलारी बहुत फेमस डेजर्ट है और यकीनन आप सबको भी बहुत पसंद आएगा, आपने ट्राई जरूर करना। इसकी रेसिपी क्या है, क्विकली बता। इसकी रेसिपी है, इसमें मैंने मिल्क लिया है तकरीबन 1 लीटर और इसमें मैंने कस्टर्ड डाला है, उसको मैंने कुक कर लिया है। कुक करने के साथ जो धनक सेवियाँ होती हैं ना, उनको मैंने सेपरेट बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद मैंने कस्टर्ड के अंदर वो ऐड की हैं। उसके साथ मैंने जो चमचम है, इजीली आपको अवेलेबल है, मैंने उसकी लेयरिंग की है। हमारा कस्टर्ड डन हो गया, उसमें ऐड किया है। उसके साथ जो नट्स हैं आप उसको क्रश करके डाल दें, और उसके साथ साथ जो मैंने गार्निश की है वो है जेली के साथ की है और फ्रेश क्रीम के साथ। अरे वाह, ज़बरदस्त। और इसकी शक्ल भी दिखाएं, मुझे दूर से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच महविश, इतना ज़बरदस्त डिज़र्ट बनाने के लिए। हम अभी थोड़ी देर में खाएंगे भी। और मीनवाइल हमारी ट्रांसमिशन का वक्त जी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो अगली ट्रांसमिशन से, मैंने जैसे अपनी कल ईद ट्रांसमिशन के आगाज़ में कहा था कि मेरा अब इस स्क्रीन के साथ चूँकि तारुफ हो चुका है आप लोगों से, आप पहले मुख्तलिफ स्क्रीन पे देखते थे, अब मैं चूँकि पब्लिक के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो आपको ईद के बाद बहुत कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। सो उसके लिए आप सब इंतज़ार कीजिएगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि जो भी मैं करूँगी, जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करूँगी, मुझे उतना ही प्यार मिलेगा जितना पहले मिलता आया है। लेकिन ट्रांसमिशन ख़त्म हो रही है, हुमैरा भी यहाँ पे मौजूद है, ऐसे हुमैरा को हम नहीं जाने देंगे। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सबको। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ईद के मौके पे आप हमारे शो का, इस पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा बने। कुछ भी कहना चाहें हुमैरा इन द एंड?
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ईद जो है वो खाली सिर्फ सोने का नाम नहीं है, या ईद खुशियाँ मनाने का दिन नहीं है। ईद दरअसल है रमज़ान का निचोड़। ईद एसार का दिन है, कुर्बानी का, प्यार का, माफ़ करने का, तरस खाने का, हमदर्दी का और लोगों की मदद करने का दिन है, इबादत का दिन है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये रोज़े जिस मकसद के लिए हमने रखे हैं उस मकसद को हमने याद रखना है पूरा साल बल्कि पूरी ज़िंदगी, तो उस मकसद को मत भूलिएगा। लवली मैसेज, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाज़त में लेंगे और इंशाल्लाह आपसे दोबारा हमारी इसी स्क्रीन पे मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते हुमैरा से हम गाने की रिक्वेस्ट है।